नमस्कार साथियों, आप सभी का आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स में मैं रामनरेश मिश्र स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? इस अनलॉक पीरियड में अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहिए। धीरे धीरे सभी महत्वपूर्ण परीक्षाएं होने वाली हैं। आज मैं आप सभी के लिए मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत अकबर से जुड़े 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम सब इसका अवलोकन करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हों तो हमारे आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। तो आपका ज्यादा समय न गंवाते हुए आइए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में अमरकोट के राणा वीर साल के यहाँ हुआ था। इनकी माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। अकबर का पहले नाम बदरुद्दीन था। वह 1551 में गजनी का सूबेदार बना। हुमायूं ने मुनीम खां को अकबर का संरक्षक बनाया। सरहिंद विजय के बाद हुमायूं ने अकबर को युवराज घोषित किया तथा दिल्ली विजय के बाद लाहौर का गवर्नर नियुक्त किया और तुर्क सरदार बैरम खां को संरक्षक नियुक्त किया गया। हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर ने कालानौर में 14 फरवरी 1556 को अपना राज्याभिषेक करवाया। दोस्तों, अकबर से संबंधित यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने चुना है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए हम चुने हुए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, अकबर और राणा प्रताप के बीच प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन बी सही है, 1576 ईस्वी में। हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। अकबर ने अप्रैल 1576 में मान सिंह के नेतृत्व में 5000 सैनिकों को राणा प्रताप के विरुद्ध भेजा। मान सिंह मंडलगढ़ के मार्ग से होता हुआ गोगुंडा गढ़ से 14 मील दूर हल्दी घाटी दर्रे के निकट पहुंचा। राणा प्रताप भी मुगल सेना का सामना करने के लिए पहाड़ियों से उतर आया। फलतः जो युद्ध हुआ वह हल्दी घाटी युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें राणा पराजित हुआ और उसे अरावली की पहाड़ियों में शरण लेनी पड़ी। प्रश्न 2, हल्दी घाटी की लड़ाई 1576 ईस्वी में किसके बीच हुई थी? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन ए सही है, मेवाड़ और मुगल। मेवाड़ और मुगलों के बीच हल्दी घाटी की लड़ाई 1576 ईस्वी में हुई थी, जिसमें मेवाड़ की ओर से महाराणा प्रताप ने और मुगलों की ओर से मान सिंह ने सेना का नेतृत्व किया था। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन बी सही है, बदायूनी। बदायूनी अकबर की धार्मिक नीति की कटु आलोचना करता था। उसने अपनी पुस्तक मुंतखब उत तवारीख में अकबर के धार्मिक नीति की कटु आलोचना की है तथा अबुल फजल को अकबर का चापलूस बताया है। बदायूनी ने अकबर को इस्लाम का शत्रु बताते हुए उसके इस्लाम विरोधी कार्यों की एक लंबी सूची तैयार की थी। प्रश्न 4, अकबर ने जजिया को कब समाप्त किया? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन सी सही है, 1564 ईस्वी में। मुगल शासन व्यवस्था को स्थापित करने का श्रेय अकबर को ही है। उसकी केंद्रीय शासन व्यवस्था तथा बादशाह के पद और अधिकारों एवं कर्तव्यों की व्याख्या, उसका प्रांतीय शासन, उसकी लगान व्यवस्था, उसकी मुद्रा व्यवस्था,
उसकी मनसबदारी व्यवस्था आदि सभी को उसके समय में सफलता प्राप्त हुई और वह उसके उत्तराधिकारियों के लिए आधार बनी। अकबर प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने हिंदू और मुसलमानों को निकट लाने का प्रयास किया। अपनी उदार धार्मिक नीति के अंतर्गत उसने 1562 ईस्वी में दास प्रथा, 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर तथा 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त किया। अपने सामाजिक सुधार के अंतर्गत उसने बाल विवाह एवं सती प्रथा को भी रोकने का पूरा प्रयास किया। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से कौन अकबर की धार्मिक नीति से संबंधित नहीं है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन डी सही है, हल्दी घाटी का युद्ध। अकबर ने अपनी धार्मिक नीति के तहत 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति की घोषणा कर दी। 1573 में इसने फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना बनवाने की आज्ञा दी। 1575 में जो बनकर तैयार हो गया और 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही की घोषणा की। जबकि हल्दी घाटी का युद्ध अकबर की धार्मिक नीति से संबंधित न होकर राजपूताना में राज्य विस्तार से संबंधित है। प्रश्न 6, अकबर ने राजपूतों को अपने पक्ष में करने के लिए कौन सी नीति नहीं अपनाई? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन डी सही है, जीते हुए प्रदेश वापस करना। अकबर की राजपूत नीति का उद्देश्य साम्राज्य के स्थायित्व के लिए राजपूतों की सहानुभूति प्राप्त करना था। इसके अंतर्गत राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करना, धार्मिक सहिष्णुता की नीति तथा राजपूतों को उच्च पद प्रदान करना आज शामिल था। अकबर ने जीते हुए प्रदेशों को वापस करने की नीति नहीं अपनाई थी। प्रश्न 7, महजर जारी करने का वर्ष था। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन बी सही है, 1579 ईस्वी। बादशाह अकबर ने धार्मिक चर्चा एवं विचार विमर्श के लिए 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना का निर्माण कराया। इबादत खाना में बादशाह की अध्यक्षता में सैयद, शेख एवं उलेमा धार्मिक चर्चा किया करते। 1578 ईस्वी में अकबर ने सभी धर्मावलंबियों के लिए इबादत खाना का द्वार खोला और अकबर ने समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथों में लेने के लिए 1579 ईस्वी में महजरनामा जारी करवाया, जिसने उसे धर्म के मामलों में सर्वोच्च बना दिया। इस पर 5 उलेमाओं या इस्लामी धर्मविदों के हस्ताक्षर थे। महजर को स्मिथ और उलजेले हेग ने अचूक आज्ञा पत्र कहा। महजर जारी करने के बाद अकबर ने सुल्तान ए आदिल या इमाम ए आदिल की उपाधि भी धारण की। प्रश्न 8, अकबर ने फतेहपुर सीकरी के इबादत खाना को गैर मुस्लिम विद्वानों के लिए खोला। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन सी सही है, 1578 ईस्वी में अकबर ने फतेहपुर सीकरी के इबादत खाना को गैर मुस्लिम विद्वानों के लिए 1578 ईस्वी में खोला था। प्रश्न 9, 1575 ईस्वी में अकबर ने इबादत खाना कहाँ बनवाया था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन बी सही है, फतेहपुर सीकरी में। 1575 ईस्वी में अकबर ने इबादत खाना आगरा से 40 किलोमीटर दूर पश्चिम की ओर फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। प्रश्न 10, अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के किस राज्य पर आक्रमण किया? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन सी सही है, अहमदनगर। अकबर ने 1591 ईस्वी में दक्षिण राज्यों के शासकों के पास संदेश भेजा कि वे उसकी अधीनता स्वीकार कर लें। खानदेश मुगलों की सीमा से सबसे नजदीक था। उसने मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लिया, लेकिन अन्य राज्यों ने स्वीकार नहीं किया। फलस्वरूप 1599 ईस्वी में स्वयं अकबर ने सेना का नेतृत्व किया और सर्वप्रथम अहमदनगर पर आक्रमण किया और 1600 ईस्वी में इसे जीत लिया।
प्रश्न 11, अकबर ने मनसब प्रणाली की स्थापना की थी। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन सी सही है, 1575 ईस्वी में। साम्राज्य के विस्तार एवं शांति सुव्यवस्था के लिए सुसंगठित सेना का होना अत्यंत आवश्यक था। इस दृष्टि से अकबर ने अपनी सैन्य व्यवस्था की अनेक त्रुटियों में सुधार किया। उसने 1573 ईस्वी में घोड़ों को दागने की प्रथा का पुनः प्रचलन किया, जिससे सेनापति अपने घोड़े न बदल सकें अथवा एक घोड़े को 2 बार न प्रस्तुत कर सकें। इसके 2 वर्ष पश्चात 1575 में अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर सैनिक संगठित किया। मनसब शब्द का अर्थ श्रेणी या पद है। मनसबदार का अर्थ उस अधिकार से था जिसे शाही सेना में एक पद या श्रेणी प्राप्त थी। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। मुगल मनसबदारी प्रणाली मध्य एशिया से ली गई थी। इस प्रकार का सैन्य विभाजन चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल सेना में किया गया था। अकबर द्वारा प्रारंभ मनसबदारी प्रणाली यद्यपि काफी हद तक नवीन थी, तथापि यह मूलतः मंगोल सैन्य विभाजन पर आधारित थी। प्रश्न 12, महान मुगल सम्राट अकबर के जीवन की अंतिम विजय थी। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन सी सही है, असीरगढ़। अकबर ने 1591 ईस्वी में शेख अबुल फजल के भाई फैजी को अपना दूत बनाकर खानदेश भेजा। इस पर खानदेश के शासक राजा अली खान ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली तथा वार्षिक कर देना भी स्वीकार कर लिया, परंतु इसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र मीरन बहादुर उत्तराधिकारी बना, जिसने अकबर की अधीनता ठुकरा दी। अतः 1599 ईस्वी में अकबर ने खानदेश की राजधानी बुरहानपुर पर आक्रमण कर दिया। मीरन बहादुर ने अपने को असीरगढ़ के दुर्ग में सुरक्षित कर लिया। अकबर ने धन का प्रलोभन देकर दुर्ग के कुछ अधिकारियों को अपने पक्ष में कर लिया। फलस्वरूप 1601 ईस्वी में मीरन बहादुर ने आत्मसमर्पण कर दिया और असीरगढ़ पर मुगल अधिकार स्थापित हुआ। यह मुगल सम्राट अकबर की अंतिम विजय थी। प्रश्न 13, निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन अकबर का समकालीन नहीं है। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से हमारा ऑप्शन डी सही है, लाहौरी। अकबर के समकालीन इतिहासकारों में अबुल फजल, अब्दुल कादिर बदायूनी तथा निजामुद्दीन अहमद थे, जबकि अब्दुल हमीद लाहौरी बादशाह शाहजहां के समकालीन थे। प्रश्न 14, हमीदा बानू बेगम किसकी पत्नी थी। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन बी सही है, हुमायूं की। हिंदाल के गुरु मीर अली अकबर की पुत्री हमीदा बानू बेगम से हुमायूं का विवाह हुआ था। यह अकबर की मां थी। अमरकोट में 15 अक्टूबर 1542 को ही अकबर का जन्म हुआ था। प्रश्न 15, बुलंद दरवाजा अकबर की किन पर विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन सी सही है, गुजरात। अकबर ने गुजरात विजय 1572 से 73 ईस्वी में की थी और फतेहपुर सिकरी नामक नगर की स्थापना कराई थी। एक वर्ग के इतिहासकारों का मत है कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में सम्राट अकबर ने सिकरी के बुलंद दरवाजा का निर्माण विजय स्तंभ के रूप में कराया था, जबकि पर्सी ब्राउन ने इसका निर्माण दक्षिण विजय 1601 ईस्वी के उपलक्ष्य में बताया है। प्रश्न 16, निम्नलिखित में से कौन मुगल काल की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन ए सही है, माहम अनगा। अकबर की धाय मां माहम अनगा मुगल काल की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी। इतिहासकारों ने इस काल को, जो कि 1560 से 1564 ईस्वी के बीच था, को पर्दा शासन या स्त्री शासन भी कहा है। प्रश्न 17,
13 वर्ष की आयु में राजगद्दी पर बैठने वाले शासक का नाम क्या था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन सी सही है, अकबर। 13 वर्ष की आयु में राजगद्दी पर बैठने वाले शासक का नाम अकबर है, जो अपनी कम उम्र की आयु में भी राज सत्ता को बखूबी संभाल लिया था। प्रश्न 18, मुस्लिम काल में दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला एवं विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला एकमात्र हिंदू राजा कौन था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन बी सही है, हेमू। हेमू अथवा हेमराज मध्य युग के इतिहास में एक विशेष स्थान रखता है। तत्कालीन स्रोतों के अनुसार हेमू वैश्य था और रेवाड़ी के बाजार में नमक बेचता था। इस्लाम शाह ने उसे अपनी सेवा में लिया था और आदिल शाह के समय में उसका सम्मान और पद बढ़ा। आदिल शाह ने उसकी सैनिक प्रतिभा से संतुष्ट होकर उसे अपना वजीर और सेनापति बना लिया। आदिल शाह की तरफ से उसने 24 युद्धों में भाग लिया, जिनमें से उसने 22 युद्धों में सफलता प्राप्त की। दिल्ली पर अधिकार करने के पश्चात उसने विक्रमादित्य के नाम से अपने को स्वतंत्र शासक घोषित किया था। अकबर के शासनकाल में 5 नवंबर 1556 को पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू का मुगलों से मुकाबला हुआ। हेमू पराजित हुआ और पकड़ा गया। बैरम खान ने उसका सिर काट दिया और उसकी मृत्यु हो गई। प्रश्न 19, अकबर के नेतृत्व में मुगल सेना एवं अफगान सेना के बीच 5 नवंबर 1556 ईस्वी को युद्ध हुआ था। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन ए सही है, पानीपत में। अकबर के नेतृत्व में मुगल सेना एवं अफगान सेना के बीच 5 नवंबर 1556 को युद्ध पानीपत में हुआ था। प्रश्न 20, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन बी सही है, 5 नवंबर 1556 में। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी में अकबर एवं हेमू के बीच हुआ था। प्रश्न 21, किस इतिहासकार ने अकबर को राजपूतों की स्वतंत्रता का प्रथम विजेता कहा है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन ए सही है, कर्नल टॉड। कर्नल टॉड ने अकबर को राजपूतों की स्वतंत्रता का प्रथम विजेता कहा है। कर्नल टॉड ने उदय सिंह के बारे में कहा है कि मेवाड़ के लिए यह कितना अच्छा होता यदि वहां का इतिहास अपने राजाओं की सूची में उदय सिंह का नाम भी अंकित न करता। प्रश्न 22, निम्न में से कौन अकबर के 9 रत्नों में शामिल नहीं था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन सी सही है, बैजू बावरा। बैजू बावरा अकबर के समय का संगीतज्ञ था, किंतु वह दरबार से संबंधित नहीं था। तानसेन अकबर के समय का सर्वश्रेष्ठ संगीतज्ञ था। अबुल फजल के अनुसार पिछले 1000 वर्षों में भारत में तानसेन जैसा संगीतज्ञ पैदा ही नहीं हुआ। अकबर के 9 रत्न थे अबुल फजल, फैजी, तानसेन, राजा बीरबल, राजा टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, फकीर अजीउद्दीन एवं मुल्ला दो प्याजा। प्रश्न 23, राजपूतों के साथ मेल मिलाप की नीति अपनाने में अकबर का मुख्य उद्देश्य था। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन डी सही है, मुगल साम्राज्य को शक्तिशाली बनाना। अकबर की राजपूत नीति का उद्देश्य साम्राज्य के स्थायित्व के लिए राजपूतों की सहानुभूति प्राप्त करना था। उसने राजपूत राजाओं को बादशाह द्वारा प्रदत्त जागीर के अलावा अपनी पैतृक जागीर, जिसे वतन जागीर भी कहते थे, शासन करने का अधिकार वह राजपूतों को दिया, जबकि राजपूतों के अलावा अन्य अमीरों के साथ ऐसा नहीं था। प्रश्न 24, चांद बीबी रानी थी। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन ए सही है, बीजापुर की।
चांद बीबी अहमदनगर के तीसरे शासक हुसैन निजाम शाह की पुत्री थी, जिसका विवाह बीजापुर के 5वें सुल्तान अली आदिल शाह, जिनका कार्यकाल 1557 से 1580 के बीच रहा, के साथ हुआ था। 1580 ईस्वी में पति की मृत्यु हो जाने पर वह अपने नाबालिग बेटे इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, जो कि बीजापुर के 5वें सुल्तान बने, उनकी अभिभाविका वह बनी। 1584 ईस्वी में चांद बीबी बीजापुर से अपनी जन्मभूमि अहमदनगर चली गई। 1593 ईस्वी में मुगल सेना ने अहमदनगर राज्य पर आक्रमण किया। संकट की इस घड़ी में चांद बीबी ने अहमदनगर की सेना का नेतृत्व किया और मुगल फौज से बहादुरी के साथ सफलतापूर्वक मोर्चा लिया। प्रश्न 25, अकबर के दरबार का एक विख्यात हिंदी कवि कौन था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन बी सही है, अब्दुर रहीम। अकबर के सफल प्रशासन, सहिष्णु नीति एवं संतुलित मनोवृत्ति तथा तत्कालीन अनुकूल वातावरण ने हिंदी को पनपने का ऐसा सुअवसर प्रदान किया कि अकबर का काल हिंदी काव्य का स्वर्णकाल कहलाने लगा। इस युग में हिंदी केवल हिंदुओं की ही धरोहर नहीं थी, अपितु इस पर मुसलमानों का भी सम्यक अधिकार था। फारसी, अरबी, तुर्की, संस्कृत, हिंदी तथा राजस्थानी के मर्मज्ञ अब्दुर रहीम खान खाना इन सब में प्रमुख स्थान रखते हैं। अब्दुर रहीम का प्रसिद्ध ग्रंथ रहीम सतसई दोहों का संग्रह है। प्रश्न 26, मनसबदार प्रणाली किसने आरंभ की थी? तो यहाँ दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन सी सही है, अकबर। मनसबदार शब्द पदाधिकारी के लिए प्रयोग होता था और इस पूरी व्यवस्था को मनसबदारी व्यवस्था कहा जाता था। मुगल काल में मनसबदारी व्यवस्था का प्रारंभ अकबर ने किया था। प्रश्न 27, मनसबदारी प्रणाली किसके द्वारा आरंभ की गई? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन सी सही है, अकबर। मनसबदारी प्रणाली अकबर के द्वारा प्रारंभ की गई थी। मनसबदारी प्रणाली अकबर के द्वारा प्रारंभ की गई थी। प्रश्न 28, सुलह एक कुल की धारणा आधारित थी। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन सी सही है, वह तूल वजूद के सिद्धांत पर। सुलह एक कुल की धारणा वह तूल वजूद के सिद्धांत पर आधारित थी। अकबर की धार्मिक नीति का मूल उद्देश्य सार्वभौमिक सहिष्णुता, इसे सुलह एक कुल की नीति अर्थात सभी के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार का सिद्धांत भी कहा जाता था। अकबर ने इस्लामी सिद्धांत के स्थान पर सुलह एक कुल की नीति अपनाई। 1582 ईस्वी में उसने सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए तौहीद ए इलाही या दीन ए इलाही नामक एक नया पंथ प्रवर्तित किया। अकबर की सुलह एक कुल की नीति राजनीतिक उदारता एवं धार्मिक सहनशीलता के साथ साथ उसके उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करती है। प्रश्न 29, अकबर एक मामले में प्रसिद्ध था जो भारत के बहुत कम राजाओं और सम्राटों में था, क्योंकि? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन डी सही है। उसने कई धर्मों, जातियों और राज्य निष्ठा वाले लोगों को एक सुसंगठित और संघर्षशील साम्राज्य में ढाल दिया था। अकबर अपनी धार्मिक उदारता एवं धार्मिक सहिष्णुता के लिए जग प्रसिद्ध है। उसके द्वारा प्रतिपादित सुलह एक कुल की नीति इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। अकबर ने अपनी इसी नीति से सभी धर्मों, जातियों और राज्य निष्ठा वाले लोगों को एक सुसंगठित और संघर्षशील साम्राज्य में डाल दिया था। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न नंबर 30, अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन बी सही है, 1564 ईस्वी में। अकबर ने जजिया कर 1564 ईस्वी में समाप्त किया था। मुगल
शासन व्यवस्था को स्थापित करने का श्रेय अकबर को ही है। उसकी केंद्रीय शासन व्यवस्था तथा बादशाह के पद और अधिकारों एवं कर्तव्यों की व्याख्या, उसका प्रांतीय शासन, उसकी लगान व्यवस्था, उसकी मुद्रा व्यवस्था आदि बड़ी सफल हैं। उसके उत्तराधिकारियों के लिए आधार स्वरूप ये सारी उसकी योजनाएं बनी। अकबर प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने हिंदू और मुसलमानों को निकट लाने का प्रयास किया और अपनी उदारता के कारण ही उसने बहुत सारे करों को समाप्त किया। अकबर की लोकप्रियता के कारणों में बहुत से कारण प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं, जिनमें 1562 में दास प्रथा, 1563 में तीर्थ यात्रा, 1564 में जजिया कर आदि प्रमुख रूप से उसे प्रतिष्ठित करते हैं। दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा। आज हमने आप सभी के लिए 2 प्रश्न भी दिए हैं जिनके उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि हमारे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। आज का पहला प्रश्न है, बुलंद दरवाजा अकबर की किन पर विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था? प्रश्न 2 है, अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के किस राज्य पर आक्रमण किया? दोस्तों, अपनी पढ़ाई की तैयारी करते रहिए। शीघ्र ही मैं एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा और आपकी नियमित पढ़ाई कराता रहूंगा। दोस्तों, पढ़ाई के अलावा हमारा एक आर्यन मोटिवेशनल टॉक्स चैनल है जो आपको विचारों और प्रसंगों, कहानियों पर आधारित है। आप इसे देखकर अपने विचारों को भी शुद्ध बनाइए। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।